This call is now being recorded. So, हम प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे और हमने उसको कंप्लीट किया था ये स्ट्रक्चर था लास्ट क्लास में। इसमें सेल कोट वर्ड यूज किया गया है जो बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर या कैप्सूल है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को मिला के है। उसमें दो मॉडिफिकेशन है, फ्लैजिला और पेलीफिम्ब्री, और आफ्टर दैट जो भी अंदर होगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वो उसमें इंक्लूडिंग क्रोमैटिन एंड एक्स्ट्रा क्रोमैटिन, ये सारी चीजें आएंगी। इनको हमें एक एक करके डिस्कस करना था, तो हमने यहाँ तक कर लिया था। हमने कैप्सूल, स्लाइम लेयर या ग्लाइकोकैलिक्स ये डिस्कस किया था। इसके आगे में सेल वॉल डिस्कस करना है। सेल वॉल में इंपॉर्टेंट ये कि हमने लिखा था सेल वॉल अगर प्रोकैरियोट में है, इफ प्रेजेंट, देन मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक पॉलीसैकेराइड है, कॉम्प्लेक्स टाइप का पॉलीसैकेराइड आपकी। सो पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेन का बना होता है। और जहां तक नेचर की बात है कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है, अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन, उसके साथ साथ वो परमिएबल नेचर की है। तो जो भी सॉल्यूशन सॉल्वेंट्स एंटर करना चाहें, बिकॉज़ परमिएबल है, इसलिए वो किसी भी चीज को रेस्ट्रिक्ट नहीं करती। एवरी सब्सटेंसेस कैन मूव अक्रॉस द सेल वॉल। तो प्रोटेक्शन और उसके अलावा परमेबिलिटी का नेचर जो सेल वॉल को फंक्शनली इंपॉर्टेंट बनाता है। तो सेल वॉल को देखेंगे तो सेल वॉल अगर हम लिखते हैं तो ये इनर टू ग्लाइकोकैलिक्स है, ये अंडरस्टूड है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स था, अगर वो हार्ड या थिक था जिसकी वजह से किसी बैक्टीरिया में शाइनिंग कॉलोनीज बन रही थी, जैसे ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो उसको हमने नाम कैप्सूल दिया। इफ इट इज विस्कस जेली लाइक देन हमने स्लाइम लेयर बोला। और फिर आर स्ट्रेन जो डिप्लोकोकस निमोनी में बन रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ हैविंग स्लाइम लेयर ओवर द सेल। सेल वॉल का नेचर परमिएबल है, यहीं से कंटिन्यू कर लेते। सेल वॉल इज परमिएबल इन नेचर। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर होगी इनर टू ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब जो अपने ऊपर पड़ा हुआ है स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल, इसके अंदर की तरफ प्रेजेंट। किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये एक सब्सटेंस है, इसको आप म्यूरेन भी बोलते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड, या कहीं पे वर्ड लिखा है म्यूको, म्यूकस से बना है, म्यूको पॉलीसैकेराइड। तो म्यूको पॉलीसैकेराइड ये इसका नेचर हो गया, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट इन जनरल बोलते हैं। स्पेसिफिकली किस टाइप का है? दैट पर्टिकुलर पॉलीसैकेराइड इज पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरेन, इससे बना हुआ है। हालांकि इसके अलावा विद फ्यू अमाइनो एसिड्स भी होंगे। पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल के अलावा कुछ अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होंगे, तो एक ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई है। अब अगर हम पेप्टाइडोग्लाइकेन का क्वेश्चन करते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में तो आप पढ़ेंगे ही, हालांकि बायोमॉलिक्यूल्स में पेप्टाइडोग्लाइकेन को डिस्कस नहीं किया गया, बट पेप्टाइड वर्ड आता है प्रोटीन के लिए एंड ग्लाइक वर्ड आता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। यस सर। ज्वाइन कर क्लियर है सर, बोर्ड इज नॉट क्लियर। फिर से ज्वाइन करके देख लो, क्योंकि मेरे पार्ट पे तो वैसे ठीक आ रहा है, कुछ कनेक्शन का इशू हो सकता है, तो मैं आई एम नॉट श्योर। शुभम कह रहा है क्लियर है सर, नो क्लियर। सर क्लियर है, बीच बीच में ब्लर होता है। वो
मे भी कई बार जैसे है ना लाइट ट्रिप तो कर दी है, तो ब्रॉडबैंड से इसके कनेक्शन पे जाता होगा, मोबाइल कनेक्शन पे, तो उस पर्टिकुलर एक टाइम स्लॉट के लिए हो सकता है कि ब्लर्ड इमेज हो जाए, अदरवाइज हो जाएगा क्लियर वो। सो पेप्टाइडोग्लाइकन है अमीनो एसिड्स की बनी हुई है। पेप्टाइडोग्लाइकन का एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। अगर हम इसकी बात करेंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, तो ये एक इट्स ए नाइट्रोजन कंटेनिंग, पहली चीज तो ये कि नाइट्रोजन है इसमें, और दूसरी चीज ये कि ये हेट्रो है, और पॉलीसेकेराइड तो ऊपर लिखा ही हुआ है। अब इसको आप टेक्निकली जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे तो आपको शायद समझ में आया होगा, या आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो पॉलीसेकेराइड आप पढ़ते ही कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड है। फिर पॉलीसेकेराइड दो टाइप के होते हैं, हेट्रो या होमो, अगर पढ़ा है तो, नहीं तो हमारी बात पूरी हो जाएगी। होमो पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कि एक ही रिपीटिंग यूनिट्स बार बार आएगी, तो एक ही जैसा बनेगा, सिमिलर सिमिलर पॉलीसेकेराइड हो गया। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, तो इट मीन्स कि टू मोनोमर्स होंगे जो अल्टरनेटिवली रिपीट करेंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, और ऐसे करके कोई पॉलीसेकेराइड बना तो ये हेट्रो हो जाएगा। फिर आप कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन इन जनरल पढ़ते हैं कि दे आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट में CHO होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें N होगा, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, या कुछ ऐसे भी है जिनमें S भी होता है, सल्फर भी है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहली चीज है कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है, और दूसरा कि ये हेट्रो पॉलीसेकेराइड है। हेट्रो का मतलब है हैविंग ऑल्टरनेटिंग रिपीटिंग यूनिट्स। रिपीटिंग यूनिट्स को आप मोनोमर कह सकते हो, जैसे ये पॉलीमर है तो मोनोमर्स बन जाएंगे, और उन मोनोमर्स के नाम क्या है, दैट इज NAG। NAG क्या कहलाता है, N एसिटाइल ग्लूकोसा मी, और NAM दैट इज N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो दो चीजें हैं, NAG NAM, नैग नैम बोल सकते हैं, NAG NAM NAG NAM NAG NAM एंड सो ऑन। ऑल्टरनेटिवली आएंगे, एक के बाद दूसरा आएगा, और ऐसे करके अगर कोई पॉलीसेकेराइड बनेगा तो क्योंकि दो मोनोमर है इसलिए ये हेट्रो है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग है। ये ग्लूकोज का अमीन है, तो अमीन ग्रुप NH2 वाला होगा, तो उससे आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आ ही जाएगा। पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरेन का केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री ये है कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है, मेड अप ऑफ टू अल्टरनेटिवली रिपीटिंग यूनिट्स, दैट इज NAG एंड Na। ये इसकी केमिस्ट्री हो गई। और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, वो अभी हम फिलहाल नहीं पढ़ रहे, बाद में देख लेंगे। जहां तक बात थी कि इसका फंक्शन, तो मैंने आपको यहीं पे लिख लेते, परमेबल इन नेचर, इनर टू ग्लाइकोकैलिक्स, प्रोटेक्टिव तो भाई इन फंक्शन। अब ये बात आती है कि जब आप इसको एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट दे रखा है, क्रिश्चियन ग्राम का नाम दिया है एनसीईआरटी ने, कि बैक्टीरिया को अगर हम सेल वॉल के बेस पे स्टेन करते हैं देन दे आर ग्रुप्ड इनटू टू। उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव, अगर ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव आती है तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, अगर ग्राम स्टेनिंग नेगेटिव आती है तो फिर नेगेटिव वर्ड आ जाता है। तो क्रिश्चियन ग्राम पर्सन का नाम है जिन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन किया और सेल वॉल की केमिस्ट्री के बेस पे उसको दो में डिवाइड किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हालांकि हम ग्राम स्टेनिंग बाद में देख लेंगे, बट अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग जो बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स हैं they are grouped into two, one is gram positive, other one is gram negative। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, एक क्वेश्चन यहाँ से ये कर सकते हैं कि किस चीज को स्टेन करता है, जो भी स्टेनिंग का प्रोसीजर है उसमें क्या स्टेन हुआ। स्टेन एक्चुअली सेल वॉल हुआ, और सेल वॉल दो अलग अलग स्टेटस में क्यों जा रही है, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, फ्यू अमाइनो एसिड है, प्रोबेबली
पॉजिटिव के अमाइनो एसिड अलग होते हैं, निगेटिव के अलग अमाइनो एसिड्स होते हैं। और पेप्टाइडोग्लाइकन भी किस फॉर्मेट में प्रेजेंट है, ये तो है कि पेप्टाइडोग्लाइकन है, लेकिन वो पैरेलल है, क्रॉस लिंकिंग्स हैं, केज स्ट्रक्चर है, ये सब बातें भी आएंगी। तो केमिस्ट्री के बेस बेसिकली है कि सेल वॉल की केमिस्ट्री पे डिपेंड होके जब ग्राम ने स्टेन किया तो कुछ बैक्टीरिया स्टेन लेते हैं तो ग्राम पॉजिटिव, जो स्टेन को लूज कर देते हैं वो ग्राम नेगेटिव। अभी हम थोड़ी देर बाद ग्राम स्टेनिंग देख लेंगे कि एक्चुअली क्या होती है, बट फिलहाल याद रखिए कि सेल वॉल के बेस से बैक्टीरिया को 2 में कैटेगराइज किया जा सकता है। ये सेकंड क्वेश्चन हुआ हमारा सेल वॉल का। इसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आप पढ़ते ही कि वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहलाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सेल वाले चैप्टर में दिया हुआ है। थर्ड स्ट्रक्चर इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। और आपने लिखा था कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसको आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपकी बुक में सेल वाले चैप्टर में ही दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसका स्ट्रक्चर थ्रू आउट द लिविंग वर्ल्ड कांस्टेंट है, एक ही जैसा है। मतलब आप आर्कीबैक्टीरिया से होमो सैपियंस तक कहीं भी किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मतलब है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेनर सेल ऑर्गेनेल है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनकी मेम्ब्रेन सबका स्ट्रक्चर एक ही जैसा है, कोई चेंज नहीं है। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो तो यहाँ नहीं पढ़ रहे, बट बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वही है जो ऑलरेडी आप यूकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे। सो इट्स ए यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट हमेशा कांस्टेंट होती है, उस तरीके से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। फंक्शंस अगर आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के, तो फंक्शंस क्या है, सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है, ये सेमी परमिएबल होता है, या इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। तो क्योंकि इसका नेचर सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसलिए ये क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में हेल्प करती है। जो मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट है, जैसे आप ऑलरेडी पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में, जहाँ पे आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ाया जाता है। हालांकि वहाँ पे आप प्लांट सेल ले रहे हैं, बट प्लांट सेल की जगह बैक्टीरिया की सेल हो, या इवन अगर एनिमल की होगी तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये वाला जो फंक्शन है ये भी कांस्टेंट है, मेम्ब्रेन का नेचर कांस्टेंट है, तो मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो भी हर जगह कांस्टेंट है। इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं है। ये प्रोकैरियोट में भी होगा, ये यूकैरियोट में भी होगा, और कहीं और है तो वहां पे भी होगा। इसके अलावा फंक्शंस क्या होंगे, जो अदर फंक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। अदर फंक्शंस में क्या है, एक तो ये कि ये रेस्पिरेटरी नेचर की है, having respiratory enzymes, अब जैसे हमारी बॉडी में क्या है, रेस्पिरेशन का सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी आप पढ़ते ही हैं। ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में होती है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल है, ईटीएस है, ये सब कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, लेकिन रेस्पिरेशन तो सेम है, हम भी एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, बैक्टीरिया भी एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया करते हैं। तो फिर जो क्रेब्स साइकिल के या ईटीएस के एंजाइम या कॉम्प्लेक्सेस आप पढ़ते हैं वो होंगे कहाँ, तो बैक्टीरिया के लिए वो जो एंजाइम्स है वो कहाँ होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन रेस्पिरेशन का भी फंक्शन परफॉर्म करती है। दूसरी चीज क्या है, मीजोसोम, हमने फिगर में लिखा था एक वर्ड, मीजोसोम्स क्या होते हैं, अगर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पुश हो जाए, है ना, अंदर की तरफ कैसे पुश होगी, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल, जैसे बना था फिगर वो, अगर मैं इसको इस पॉइंट पे अंदर पुश करूंगा तो होगा क्या, ये जब अंदर पुश होगा तो मान लीजिए ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, बाकी आप सेल बना सकते हैं। ये क्यों हुआ, क्योंकि मेम्ब्रेन अंदर पुश, बाहर क्यों नहीं पुश हो सकती, क्योंकि बाहर सेल वॉल आ रही है, सेल वॉल रिजिड होती है, और उसके भी बाहर ग्लाइकोकैलिक्स का कैप्सूलिया स्लाइम लेयर आ रहा है, तो क्योंकि बाहर जगह नहीं है इसलिए पुशिंग कहाँ होगी,
अंदर होगी, तो जब ये कहलाती है इन पुशिंग, अंदर हम पुश कर रहे हैं तो इन पुशिंग कहते हैं, या अभी हम लिखेंगे इनवर्जिनेशन भी बोल सकते हैं इसे। तो जब अंदर पुश होगी तो क्या होगा, ये सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से ऐसा होगा। फिर ये जगह खाली है, यहाँ पुश करना है तो इसको आप यहाँ पुश कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। जैसे आप कोई ड्राइंग चीजें बनाते हैं, इसके पुश किया है, जितनी जगह पुश थी, ये सब क्या है, एक फोल्डिंग कर दी गई है। सरफेस एरिया ज्यादा करना था हमें मेम्ब्रेन का, इसलिए अंदर की तरफ हमने पुश करके यहाँ पे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना दिए। इन्हीं क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम मीजोसोम बोलते हैं। मीजो मतलब होता है इन बिटवीन, सोमा मीन्स बॉडी, तो ये बीच बीच में जो बॉडीज बनेंगी उनको मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम और मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है, मीजोसोम के भी यही फंक्शंस होंगे, सिलेक्टिव परमिएबल, हैविंग रेस्पिरेटरी एंजाइम, या अभी हम सिक्रीशन पढ़ेंगे, या इसके अलावा बाइनरी फिशन पढ़ेंगे। जो भी कुछ मेम्ब्रेन के फंक्शन है वही मीजोसोम के। बस मीजोसोम है क्या, ये क्वाइल्ड है। मीजोसोम्स क्या है, दीज आर क्वाइल्ड मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन से बने हैं स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय इनवेजिनेशन, अंदर की तरफ, या इन पुशिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्यों बनाए गए, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए जो इनवेजिनेशन से स्ट्रक्चर्स बने, those structures are called mesosomes। तो ये आपको याद रखनी है, फंक्शन वही आएगा मीजोसोम का भी। ये भी रेस्पिरेशन के एंजाइम तो यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, मेम्ब्रेन हो तो भी और मीजोसोम है तो भी। इसके अलावा ये बाइनरी फिशन में भी हेल्प करते हैं, ऑल्सो असिस्ट इन बाइनरी फिशन, हेल्प लिख लीजिए, ऑल्सो हेल्प इन बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन हो या सिक्रीशन, सिक्रीटरी इन नेचर, सिक्रीशंस हो, बाइनरी फिशन हो, रेस्पिरेशन हो, या सिलेक्टिव परमेबल की वजह से ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो, ये जो भी फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं वही फंक्शन मीजोसोम के हैं। मीजोसोम को कई बार आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो दे आर इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट, क्योंकि यही स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में जब बनेगा तो क्या कहलाएगा, सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया सर। ओके, थैंक यू बताने के लिए। So also assist in binary fission and secretory in nature। क्लियर? तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन अगर आता है कि बैक्टीरिया के माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट क्या है, तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट जो स्ट्रक्चर है वो मीजोसोम कहलाएगा, ये आप याद कर सकते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन, इसके साथ साथ मीजोसोम हो गया। सेल कोट जब हमने वर्ड यूज किया था तो मैंने आपको बताया भी था कि कैप्सूल स्लाइम लेयर, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तीनों को मिला के जो सिंगल टर्म यूज करते हैं आप, वो सेल कोट कहलाता है। जैसे कभी भी आप सेल कोट वर्ड यूज करेंगे तो सेल कोट का मतलब है ग्लाइकोकैलिक्स प्लस सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के वर्ड सेल कोट यूज किया जाता है, तो सेल कोट भी याद रखिएगा। अब आता है इसके मॉडिफिकेशंस। सेल कोट तो ये बन गया, अब सेल कोट में मॉडिफिकेशंस में क्या आएगा, एक फ्लैजिला और इसके साथ साथ आएगा एक पिली और फिम्ब्री, दो चीजें में ये पढ़नी है। नेक्स्ट फ्लैजिला, सिंगल होगा तो फ्लैजिलम, प्लूरल होगा तो फ्लैजिलम। अब फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करता है, सभी जानते हैं कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोको
स्ट्रक्चर, मतलब हेल्प्स इन लोकोमोशन। बैक्टीरिया के लोकोमोशन में ये हेल्प करता है, तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब फ्लैजिला किस चीज का बना हुआ है? मेड अप ऑफ प्रोटीन, फ्लैजिलिन, ये प्रोटीन का नाम है। इस प्रोटीन का बना है। स्ट्रक्चर कैसा होगा? मोनो फाइब्रिलर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, इसको लिखते हैं 1+0। माइक्रोट्यूब्यूल आप पढ़ते हैं वही सेल वाले चैप्टर में, तो माइक्रोट्यूब्यूल में आपको यूकैरियोट का फ्लैजिला पढ़ाया जाता है। उसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो वो 9+2 लिखा जाता है। उसका बना हुआ एनसीईआरटी में बाहर 9 माइक्रोट्यूब्यूल होती है और सेंटर में 2 होती है, तो हम क्या बोलते हैं 9+2, और वो हुआ यूकैरियोट का फ्लैजिला बेसिकली। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोट का फ्लैजिला। तो प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर क्या है? 1+0, मतलब एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है जिसके सेंटर में कुछ भी नहीं है। तो एक रिप्रेजेंटेशन है कि हम 1+0 ब्रैकेट में लिखते हैं, और यूकैरियोट का होता है तो 9+2 लिखा जाता है। फिर आप सेंट्रियोल का भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वो 9+0 लिखा जाता है। बाहर 9 है, सेंटर में कुछ नहीं, तो 9+0। बाहर 9 है, सेंटर में 2, तो 9+2। बाहर 1 है, सेंटर में कुछ नहीं है, तो 1+0। तो माइक्रोट्यूब्यूल के ओरिएंटेशन से फ्लैजिला बनते हैं, बट कितनी माइक्रोट्यूब्यूल आएंगी और कैसे अरेंज होगी, इस बेसिस पे इनको अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोकैरियोट में ये मोनोफाइब्रिलर कहलाता है बिकॉज हैविंग अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन 1+0 मैनर। 1+0 है तो मोनोफाइब्रिलर स्ट्रक्चर कहलाता है, ये आपको याद रखना है। फ्लैजिला हर जगह नहीं होगा, ऑब्वियस है, ये चीज आप अपने हिसाब से भी करेंगे, है ना, कुछ अपना दिमाग भी लगाएंगे कहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट है, क्योंकि हम एक जर्नलाइज स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले कैप्सूल स्लाइम लेयर पढ़ा, सेल कोड, फिर हमने सेल वॉल पढ़ा। जब मैंने आपको मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ाए थे तो यहीं से शुरुआत किया था, सेल वॉल इफ प्रेजेंट। इसका मतलब है कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जहाँ सेल वॉल नहीं होगी। सेल वॉल नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि फिर सेल कोड भी नहीं है, मतलब जो बाहर का ग्लाइकोकैलिक्स आप बना रहे हो वो भी नहीं आएगा। ऐसा थोड़ा है कि बीच में से सेल वॉल एब्सेंट है, कैप्सूल स्लाइम लेयर होगा और तुरंत सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी। अगर सेल वॉल नहीं है तो उसके बाहर का भी नहीं होगा। तो कैप्सूल स्लाइम लेयर और सेल वॉल किसी जगह पे एब्सेंट भी है, नॉर्मली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन हर जगह होती है, नो डाउट, बिना उसके तो काम ही नहीं चलेगा। तो सेल मेम्ब्रेन हर एक बैक्टीरियम में होती है। फिर है फ्लैजिला, जो हम पढ़ रहे हैं। फ्लैजिला तभी होगा जब लोकोमोशन होगा, और आपको शेप एंड साइज वाले पैराग्राफ में पढ़ाया था कि कॉकस बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता, विब्रियो में होता है, और बाकी बैक्टीरिया में ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि अगर बैक्टीरिया मोटाइल होगा देन एक फ्लैजिला होगा, अगर बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है तो फ्लैजिला नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शनल हो गया। बट अगर है then it is made up of 1+0 microtubule monofibril structure, chemistry made up of flagellin protein, function helps in locomotion। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा था वो पिली या फिम्ब्री कहलाता है। अब पिली और फिम्ब्री क्या है? दीज आर सरफेस अपेंडेजेस, जैसे हमारी बॉडी पे रोए हैं उस तरीके से है कि हमारी बैक्टीरिया की पूरी बॉडी के ऊपर अगर आप देखोगे तो कुछ सरफेस अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हो गया, मीजोसोम हो गया, इसके मॉडिफिकेशन के साथ फ्लैजिलम पढ़ लिया हमने, एक बना है। फिर ये जो स्ट्रक्चर बने माइन्यूट ब्रिसल लाइक पूरी बॉडी पे होते हैं, ये पिली या फिम्ब्री कहलाते हैं। तो पिली या फिम्ब्री क्या है? दीज आर सरफेस अपेंडेजेस, मतलब सरफेस पे उभार हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, सरफेस अपेंडेजेस। कैसे हैं? माइन्यूट है, बहुत छोटे, हेयर या ब्रिसल लाइक, present all over the body surface।
बैक्टीरिया की पूरी सेल या पूरी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी सरफेस। तो एक ये आपको याद रखना है। अब इनकी केमिस्ट्री क्या है, यहाँ भी वही है, ये प्रोटीन के बने होते हैं, मेड अप ऑफ, अगर पिलाई है तो पिलिन प्रोटीन होगा, अगर फिम्ब्री है तो फिम्ब्रिन प्रोटीन होगा। क्या तो पिली होगी तो पिलिन प्रोटीन का, फिम्ब्री है तो फिम्ब्रिन प्रोटीन का, तो दोनों की प्रोटीन अलग अलग है, ये आपको याद रखना है। फंक्शन क्या क्या है, फंक्शनल बेसिस पे आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। जो फिम्ब्री होते हैं वो एडहेरेंस का काम करते हैं, अटैचमेंट का। बैक्टीरिया किसी भी सरफेस से अगर अटैच होगा तो बाय द हेल्प ऑफ फिम्ब्री। जैसे हम सबको पता होता है कि हमारे हाथों में जर्म्स हैं, जर्म्स मतलब बैक्टीरिया मान लेते हैं, हमारे हाथों में बैक्टीरिया हैं, तो आप क्या करते हैं, रेगुलरली हैंड वॉश यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, आप उन्हें किल करते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं वो, तो वो किल हो जाते हैं। या आपने सैनिटाइजर लगा लिया तो अल्कोहल की वजह से बैक्टीरिया की लाइसिस हो गई, तो बैक्टीरिया मर गया। क्या ये पॉसिबल है कि आप एक एक बैक्टीरिया को पकड़ के अलग कर सकें जिंदा? वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि एक तो स्ट्रक्चर भी बहुत छोटा है, और दूसरा कभी अगर हम साइंस के हिसाब से सोच भी ले कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम अलग अलग उसे करेंगे तो पॉसिबल भी नहीं है। उसका रीजन क्या है, स्किन के ऊपर की जो लेयर होती है वो डेड होती है। स्किन का स्ट्रक्चर आपने सेंसरी ऑर्गन में पढ़ा होगा, तो जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो डेड होती है। तो डेड स्किन के अंदर क्या करते हैं, ये जो फिम्ब्री है ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, और इनकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो स्किन के ऊपर अटैच हो जाएगा, अडहेयर हो जाएगा, अपने आप को स्टिक कर लेगा। अब आप बैक्टीरिया यहाँ से हटा नहीं सकते, स्क्रैबर भी यूज कर लोगे ना तब भी अलग नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि एंटीसेप्टिक लेके बैक्टीरिया को किल कर दो, और डेड स्किन तो कंटिन्यूअसली स्लॉग्ड ऑफ होती है, अपने आप नई स्किन आती रहती है, पुरानी हटती रहती है, उस पुरानी स्किन के साथ वो बैक्टीरिया की जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो फिम्ब्री का काम क्या है, अटैचमेंट का। अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो फिम्ब्री this help in attachment to the surface या एडहेरेंस, अडहेयर करने के लिए। और अगर पिलाई है तो फंक्शन क्या होगा, ये हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या क्रोमोसोम अभी हम जो भी पढ़ेंगे उसके ट्रांसफर में हेल्प करती है ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। देयर इज ए प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के टाइम पे ही जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा उसी में पिलाई हेल्प करेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर इनको नाम दे दिया जाता है, देन दे आर कॉल्ड सेक्स पिलाई। बिकॉज जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू रेसिपिएंट, फ्रॉम मेल बैक्टीरियम टू फीमेल, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसलिए उसको बोल दिया गया सेक्स पिली। वो कोई भी हो सकता है, पूरी बॉडी पे जो पिली प्रेजेंट है उनमें से कोई भी पिलाई जो ट्रांसफर में हेल्प करेगा एट दैट टाइम उसको हम सेक्स पिलाई बोल देंगे। तो पिलाई या फिम्ब्री का फंक्शन अलग हो सकता है, बट दोनों की केमिस्ट्री या दोनों का स्ट्रक्चर एक ही जैसा है, दोनों की केमिस्ट्री अलग है और दोनों के फंक्शन पॉसिबली अलग हो सकते हैं। ये एनसीईआरटी के हिसाब से पहला टॉपिक हुआ सेल कोट एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल कोट में ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मॉडिफिकेशन में फ्लैजिला एंड पिलीफिम्ब्री। अब इसके बाद क्या आएगा, अंदर है साइटोप्लाज्म, और उसमें फिर जो भी चीजें प्रेजेंट होती है वो कंसिडर करनी है। साइटोप्लाज्म एंड इट्स इंक्लूजन। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक कोलाइडल मैट्रिक्स होता है। अगर हम पहले साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये क्या है, इट्स ए कोलाइडल मैट्रिक्स। कोलाइड्स आप जानते ही हैं, कोलाइड्स आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो उस तरीके से यहाँ भी है। ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है पानी में सॉल्यूट्स घोल दिया आपने और वो साइटोप्लाज्म बन के तैयार हो गया, है ना। साइटोप्लाज्म एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो कोलाइडल प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो ये कोलाइडल मैट्रिक्स है हैविंग एंजाइम्स। इसी में बैक्टीरिया के लिए तो जो भी चीजें इसी में ही होंगी, मिनरल्स, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स, रिजर्व फूड,
मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबोलाइट्स एटसेट्रा, सब कहीं है ना। बैक्टीरिया के पास कोई अलग अलग रूम तो है नहीं, जैसे यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग रूम होते हैं। अगर मान लीजिए रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करना है तो आप प्लांट सेल में जैसे पढ़ते हैं कि वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट है, उसका काम क्या है, फूड को स्टोर करना। मेटाबोलाइट्स कहाँ स्टोर होते हैं, वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं, है ना। प्रोटीन्स कहाँ स्टोर होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन, वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकती हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकती हैं, गोल्जी बॉडी से ट्रांसपोर्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मॉडिफिकेशंस होता है, लाइसोसोम में एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करके डाइजेस्ट कर देते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो फंक्शंस अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हो रहे हैं, अलग अलग रूम्स में हो रहे हैं। बैक्टीरिया की सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, इट्स लाइक स्टूडियो अपार्टमेंट, एक कॉमन स्पेस है, वहीं से किचन कनेक्टेड है, वहीं से बेडरूम है, वहीं से ड्राइंग रूम है, वहीं से स्टडी रूम है, वहीं से स्टेयर्स, वहीं से वॉशरूम, और सेंटर में लॉबी या बालकनी, जो मानना चाहे मान लीजिए। सबकी ओपनिंग एक कॉमन स्पेस में हो रही है। तो ऐसे बैक्टीरिया भी है कि फंक्शन तो सारे होने, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया एरोबिकली रेस्पायर नहीं करता क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। बैक्टीरिया में एरोबिक रेस्पिरेशन वैसा ही होगा जैसा प्लांट एनिमल का। फिर डिफर क्या कर रहा है, डिफर ये कर रहा है कि बाकी लोगों के पास या बाकी सेल्स जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके पास डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल हैं फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। प्रोकैरियोटिक सेल में फंक्शंस तो वही होंगे बट एक कॉमन रिजर्वायर है, एक कॉमन स्पेस है, दैट इज साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, उसी में सब हो जाएगा जो भी होना है, होना वैसा ही है जैसा अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हो रहा है। तो इसलिए ये कॉमन रिजर्वायर का काम करता है। सर मेटाबोलाइट्स क्या होता है? मेटाबोलाइट्स मतलब मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट। मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट। मेटाबॉलिज्म में आप कुछ ना कुछ बनाएंगे या तोड़ेंगे, जो बनाएंगे वो तोड़ेंगे, जैसा लिविंग वर्ल्ड में स्टडी किया था। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल नहीं विटामिन, और पिगमेंट्स, ये सब क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं। प्राइमरी का मतलब जो सेल बनाना चाहती है, जैसे हमारी बॉडी मान लीजिए ग्लाइकोजन बनाना चाहती है तो ग्लाइकोजन इज ए प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्लांट की बॉडी में स्टार्च बनता है तो प्लांट सेल में स्टार्च एक प्राइमरी मेटाबोलाइट है। लेकिन जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि एक प्रोडक्ट होता है और एक उस प्रोडक्ट के बाद जो बचता है वो बाई प्रोडक्ट कहलाता है। ऐसे यहाँ भी प्लांट या एनिमल की बायोकेमिस्ट्री है, यहाँ भी क्या होगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट की सिंथेसिस के टाइम पे जो वेस्ट मटेरियल बनेंगे वो फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहलाते हैं। प्राइमरी तो वो है जो प्लांट बनाना चाह रहा है, बट उसको बनाने के टाइम पे जो बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट के किसी काम के नहीं होते। अगर कहा जाए कि टोबैको के प्लांट के लिए निकोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो कुछ नहीं है, जीरो। निकोटीन टोबैको के प्लांट का एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। वो तो बनाना कुछ और चाह रहा था, उसके रास्ते में निकोटीन बन गया, जगह थी तो उठा के वैक्यूल में स्टोर कर दिया। अब निकोटीन हमारे काम का है इसलिए टोबैको इकोनॉमिकली यूज होता है। ऐसे गम, रेजिन, फिनॉल, एल्कोलाइट, टैनिन, जितने भी आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ते हैं हमारे काम के हैं इसलिए हम प्लांट से निकालते हैं, प्लांट के लिए वो काम की नहीं है। मेटाबोलाइट जर्नल लिखा हुआ है तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों हो सकते हैं, नहीं तो जो यूजफुल है फॉर द ऑर्गेनिज्म वो प्राइमरी, एंड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट विच आर मॉडिफाइड या सिंथेसाइज एज ए बाई प्रोडक्ट, उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें यहीं स्टोर होंगी, ये कॉमन पाथ, कॉमन स्पेस है जिसमें सब कुछ स्टोर हो जाएगा। अब जो हमारे लिए इंक्लूजन्स हैं उनमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। एक जैसे रिजर्व फूड मटेरियल देखते हैं, बैक्टीरिया का जो रिजर्व फूड होगा वो क्या है, ग्लाइकोजन है, या इसके साथ कुछ ऑयल की ड्रॉपलेट्स होंगी। ड्रॉप का साइज तो बड़ा होता है, बैक्टीरिया तो खुद ही माइक्रोस्कोपिक है, तो ड्रॉपलेट्स, ड्रॉप से भी छोटा, तो ग्लाइकोजन होगा या ऑयल ड्रॉपलेट्स होंगी। ये बैक्टीरिया का रिजर्व फूड है, ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होगा। हमारे लिए रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ होता है, अगर एनिमल सेल है तो उसके लिए अलग से ऑर्गेनेल है, और प्लांट सेल है तो आपको पढ़ाया ही जाएगा। प्लांट में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर, फॉस्फेट या वॉल्यूटिन, वॉल्यूटिन एक केमिकल कंपोनेंट है, इनके ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन का साइज छोटा है तो ये ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। सल्फर ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल,
या वॉलेटिन ग्रेन्यूल, डिपेंडिंग ऑन द बैक्टीरिया। जैसे आप सल्फर बैक्टीरिया पढ़ोगे तो सल्फर बैक्टीरिया में सल्फर का डिपोजिशन आपको साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा। ऐसे जो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है तो वो फॉस्फेट्स के डिपॉजिट्स अपने साइटोप्लाज्म में रखते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द बैक्टीरिया ये चीजें भी डिपॉजिट होंगी, है ना। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो एलिमेंट्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, केवल एस, उसे आप सल्फर डस्ट बोलते हैं। सल्फेट, सल्फाइड, SO2, H2S ये तो है ही, बट सल्फर अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कार्बन एग्जिस्ट करता है, सी ब्लैक कार्बन, ग्रेफाइट या डायमंड आप पढ़ दें तो सल्फर भी। तो सल्फर की डस्ट अगर है तो कहाँ होगी, सल्फर बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में होगी। ऐसे फॉस्फेट है तो खैर PO4 होगा, फॉस्फेट का तो आयन ही बनेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपके साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट होते हैं। राइबोसोम्स होंगे बैक्टीरिया में, ये भी साइटोप्लाज्म सर में ही होंगे। वॉलेटिन ग्रैनुल्स क्या है? वॉलेटिन एक तरीके का फूड मटेरियल है जो फॉस्फेट से ही बनता है, एक केमिकल कंपाउंड है ना। आप एक केमिस्ट्री के हिसाब से याद कर सकते हैं, सल्फर फॉस्फेट वॉलेटिन। देखिए मैं वॉलेटिन की केमिस्ट्री नहीं पढ़ने की एग्जैक्टली ये क्या है, बस ये स्टोर्ड फूड मटेरियल का एक वेरिएंट है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। राइबोसोम्स ओके सर। हमने लिखा था 70S टाइप के होते हैं, फ्री हैं इन साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया में राइबोसोम फ्री होते हैं, जबकि आप कंपेयर करोगे यूकैरियोटिक सेल को तो वहां राइबोसोम फ्री भी होते हैं जैसे बैक्टीरिया के, बाउंड भी होते हैं, है ना। सर साइटोप्लाज्म में वर्ड पूरा नहीं दिख रहा। ओके मैं अरेंज करता हूं। अब क्लियर है इतनी स्क्रीन? यस सर। सो मैं आपको बता रहा था कि हाँ राइबोसोम्स दोनों तरीके से होते हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल में क्या है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और राइबोसोम जैसे आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं RER पे भी होते हैं। तो राइबोसोम फ्री भी हो गए, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड भी हो गए। लेकिन बैक्टीरिया में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। तो बैक्टीरिया के जितने भी राइबोसोम होंगे वो कैसे हैं, फ्री राइबोसोम है ना। यूजुअली होता ये है कि एक mRNA पे राइबोसोम का काम क्या होता है, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। क्लियर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि होता एक्चुअली ये है कि एक कॉमन mRNA पे, ये mRNA आप पास आउट है तो उस चीज को समझ सकते हैं। जेनेटिक्स में आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि राइबोसोम्स पूरा राइबोसोम 70S या 80S तभी बनता है जब वो mRNA के ऊपर होगा। तो बैक्टीरिया में एक्चुअली क्या होता है कि mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम आके जुड़ जाते हैं एक साथ। हमारी बॉडी मतलब यूकैरियोट्स में एक राइबोसोम एक mRNA पे होता है, 1 राइबोसोम एट ए टाइम। बट बैक्टीरिया में क्या है, प्रोकैरियोट में मैनी राइबोसोम्स ओवर ए कॉमन mRNA। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। राइबो वर्ड हटा भी देंगे तो भी चलेगा। तो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम क्या है, दिस इज द कंडीशन वेयर मैनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड ओवर ए कॉमन mRNA, और ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मिल जाएगा। ऐसे mRNA को क्या कहते हैं, याद है किसी को, बताओ। ये तो हो गया राइबोसोम का क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आपको जेनेटिक्स का कुछ याद है तो बताओ। दिस mRNA इज एनसीईआरटी में है। हाँ ऑप्शंस में क्या पूछे? ये जो mRNA ये क्या कहलाता है, अगर एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम हो जाएं तो राइबोसोम को तो हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, क्योंकि हमारा टॉपिक राइबोसोम है तो मैंने वो नाम लिख दिया। ऐसा mRNA क्या कहलाएगा जिसपे कई सारे राइबोसोम एक साथ आए। एनसीईआरटी में है, प्रोटीन सिंथेसिस वाले सेक्शन में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक मोनोसिस्टोनिक, पढ़ते हैं मोनोसिस्टोनिक mRNA। ये कौन सा है, ये मोनोसिस्टोनिक है पॉलीसिस्टोनिक है, पॉलीसिस्टोनिक है ना। मल्टीपल सिस्ट्रॉन है, मल्टीपल जीन्स हैं, तो मल्टीपल जीन से मल्टीपल प्रोटीन एक साथ बन जाएंगी, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए।
तो हर एक सिस्टोन के ऊपर एक साथ ही राइबोसोम आ जाएंगे और एक साथ प्रोटीन बन जाएंगे। हमारी बॉडी में क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक होता है, ओनली वन प्रोटीन एट ए टाइम, मतलब एक एमआरएनए पे एक ही राइबोसोम आएगा। और हमारा राइबोसोम यानी यूकैरियोट का राइबोसोम भी 80S होता है। तो अभी हम आरएनए पे तो नहीं जा रहे, आरएनए हमारा कंसर्न भी नहीं है। पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं वो हमने देखा है, ये भी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में आपको मिलेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट चाहिए, जैसे प्लांट्स में आप क्लोरोफिल पढ़ते हैं। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की कंडीशन होती है कि दे आर ऑलवेज मेम्ब्रेन बाउंड। पिगमेंट कभी भी साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट नहीं हो सकता, नहीं तो लाइट का एब्जॉर्प्शन यानी लाइट रिएक्शन ही नहीं होगी। अब मेम्ब्रेन कहाँ से आएगी, क्योंकि बैक्टीरिया में तो कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं सिवाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन आती है, हमने फिगर में भी बनाया था, क्रोमैटोफोर। क्रोमा मीन्स कलर होता है, फोर मतलब बियरिंग। तो जो क्रोमैटोफोर है वो स्ट्रक्चर आएगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू फोटोसिंथेटिक लैमेली। फोटोसिंथेटिक करने वाली लेयर, लैमेली मतलब लेयर होता है, लैमेला मीन्स लेयर होता है, या इसको आप बोल सकते हैं सिंगल, क्योंकि अकेला ही होगा ये, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। थाइलेक्वाइड तो जानते हैं ना, थाइलेक्वाइड क्लोरोप्लास्ट में होती है, और क्लोरोप्लास्ट में थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन का स्टैक होता है जिसे आप ग्रेना बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही होगा, जैसे हमने फिगर में बनाया था, देयर इज अ सिंगल थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। अगर मान लीजिए इसके ऊपर और बहुत सारी बना दी जाए तो ये ग्रेना बन जाएगा ना। ग्रेना क्या कहलाता है, स्टैक ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, जो क्लोरोप्लास्ट में आप पढ़ते हैं। यहाँ क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, तो यहाँ क्या होगा, एक सिंगल थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है जिसको हम क्रोमैटोफोर बोलते हैं या फोटोसिंथेटिक लैमेली बोलते हैं। इसका काम क्या है, इट हैज या बियर्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। and so helps in photosynthesis. इसलिए ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। तो एग्जाम्पल कहाँ पे होगा, ये कहाँ प्रेजेंट होगी, इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, जो ऑटोट्रॉफिक है, जो खाना खुद बना लेते हैं, और उसमें भी बाई फोटोसिंथेसिस है ना। तो अगर फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड की सिंथेसिस कर पाएंगे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को भी पिगमेंट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। पिगमेंट का तो कोई इश्यू नहीं है, केमिस्ट्री ये बन जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि वो पिगमेंट मेम्ब्रेन बाउंड होना चाहिए। एवरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट शुड बी मेम्ब्रेन बाउंड, ये कंडीशन है। अगर क्लोरोफिल को थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन से निकाल के आप क्लोरोप्लास्ट में डाल दोगे या साइटोप्लाज्म में डाल दोगे तो वो लाइट रिएक्शन नहीं कर सकता, मेम्ब्रेन में होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ भी मेम्ब्रेन चाहिए, बट दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रोमैटोफोर। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब क्या रह गया, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, वो भी साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट होता है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट जो आएगा वो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाता है, अब इसके नाम अलग अलग है। यूकैरियोट में पहले समझते हैं। यूकैरियोट में आप क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियस। सबको पता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है। न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, अंदर एक क्रोमैटिन मटेरियल होगा, ठीक। तो यूकैरियोट के लिए भी हम बात कर रहे हैं। यूकैरियोट में न्यूक्लियस वर्ड अलग है और क्रोमैटिन मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो अलग होगा, ठीक। न्यूक्लियस का जो प्लाज्मा होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। फिर आप सेल डिवीजन में जब चैप्टर पढ़ते हैं, माइटोसिस मियोसिस जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि इंटरफेस पे क्रोमैटिन होता है। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो प्रोफेज के लास्ट तक क्रोमोसोम बन जाते हैं। जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। तो न्यूक्लियस अलग हुआ, क्रोमैटिन अलग हुआ जो रेस्टिंग फेज पे है, और क्रोमोसोम अलग हुआ जो डिवाइडिंग फेज में है, ठीक है। फिर एक नाम क्या आता है, फिर आप मॉलिक्यूलर बेसिस पे जाइए जेनेटिक्स में, तो वहां आपको पढ़ाया जाता है कि यूकैरियोट का जो जीन होता है वो स्प्लिट जीन होता है। वहां पे एक्सॉन इंट्रॉन वाली बात आती है। फंक्शनल नॉन फंक्शनल कोडिंग नॉन कोडिंग सेक्शंस आते हैं, जहाँ पे आरएनए स्प्लाइसिंग एनसीईआरटी में दिया है कि इंट्रॉन को काट के अलग कर देंगे और एक्सॉन को जोड़ लेंगे, उसके बाद ट्रांसलेशन करेंगे।
तो जो जीन या जो डीएनए है वो टुकड़ों में होगा, कोडिंग और नॉन कोडिंग होगा, पूरा काम का नहीं होगा, थोड़ा सा काम का होता है, बाकी बेकार होता है। तो यूकैरियोट के अंदर क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज है, इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। प्रोकैरियोट के अंदर ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती। तो जब कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती तो फिर रिजल्टेंट क्या बनेगा, सब एक ही जैसा बन जाएगा। क्या एक जैसा बनेगा, इसको समझने की कोशिश करिए। अगर हम मान लेते हैं कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस है, लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर था, ये केवल क्रोमैटिन है, ये लिखा है बैक्टीरियल क्रोमैटिन। अगर इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर कर दोगे तो न्यूक्लियस बन जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है। अभी क्रोमैटिन कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में। तो अगर हम इसको न्यूक्लियस के टर्म में लिखेंगे तो ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हम इंसिपिएंट। इंसिपिएंट का मतलब प्रिमिटिव होता है, या फॉल्स या नेकेड न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है, इंसिपिएंट, फॉल्स और नेकेड न्यूक्लियस का? इसका मतलब ये है कि क्रोमैटिन is not bound by nuclear membrane। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी क्रोमैटिन के ऊपर तो न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, नेकेड, है ना। इसीलिए इसको फॉल्स न्यूक्लियस बोला, क्योंकि न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आता है, और इसको हमने प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस कंसीडर कर लिया। तो क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस कैसा हो गया, प्रिमिटिव टाइप का हो गया। तो न्यूक्लियस के टर्म में जो आएंगे वो ये चीजें कहलाएंगी। अब मान लीजिए न्यूक्लियस तो है ही नहीं, बेसिकली ट्रू न्यूक्लियस है ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। अब अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा बैक्टीरिया का क्रोमैटिन, जो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी को आप क्या बोलोगे, बैक्टीरियल क्रोमैटिन। या अब यहाँ पे भी यही है कि बैक्टीरिया में तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि रेस्टिंग फेज हो, इंटरफेज हो तो क्रोमैटिन बोले, और प्रोफेज हो तो हम क्रोमोसोम बोले, क्योंकि बैक्टीरिया में तो सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस होते ही नहीं ना। तो बैक्टीरिया में क्रोमैटिन भी यही है और क्रोमोसोम भी यही है, इसी को आप बैक्टीरियल क्रोमैटिन या बैक्टीरियल क्रोमोसोम बोलोगे ना, क्योंकि कोई कंडेंसेशन नहीं होता ना, जैसे हिस्टोन के ऊपर रैप करते हैं 12th वाले चैप्टर में दिया, वैसा कुछ नहीं होता। तो प्रोफेज के लास्ट में जो आपको दिखाई देता है ऐसा कुछ यहाँ नहीं होगा। तो बैक्टीरियल क्रोमैटिन या बैक्टीरियल क्रोमोसोम एक ही बात है ना, क्योंकि डायरेक्टली क्रोमैटिन मटेरियल यानी डीएनए प्रेजेंट है। और नाम क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते, आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ाया गया है। सारा का सारा डीएनए फंक्शनल होता है। जब सारा का सारा डीएनए फंक्शनल होगा तो यही जीन कहलाएगा। बेसिकली जीन वो होता है डीएनए का पार्ट जो प्रोटीन को कोड करता है। और हमारा जीन कैसा होता है यूकैरियोट का, स्प्लिट जीन, टुकड़ों में होता है, इंट्रॉन एक्सॉन अलग अलग होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, एक ही होते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं जीनोफोर, जीन को बियर करने वाला। और क्योंकि जब नेकेड बनाओगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दोगे तो न्यूक्लियस छोटा हो जाएगा, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस के जैसा। तो ये सारे वर्ड एक ही लेवल पे आ गए। क्यों एक लेवल पे आ गए, क्योंकि बैक्टीरिया इज क्वाइट सिंपल स्ट्रक्चर। यूकैरियोट में ये सारे वर्ड अलग अलग होते हैं। यूकैरियोट के हिसाब से न्यूक्लियस अलग होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है जो कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम में चेंज होता है। और यूकैरियोट में जीनोफोर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सॉन इंट्रॉन दोनों चीजें आती हैं, और साइज छोटा भी नहीं होगा, इसलिए न्यूक्लियोइड भी नहीं आएगा। लेकिन बैक्टीरिया के लिए क्या हुआ, ये सारे वर्ड एक ही हो गए, डेफिनेशन अलग अलग है। न्यूक्लियस हम नेकेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए फॉल्स है, प्रिमिटिव है। और अगर आपने मेम्ब्रेन हटा दी तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर कहलाएगा, वो क्या है, क्रोमैटिन है। कंडेंसेशन कोई होता नहीं, तो इसलिए वही क्रोमोसोम है, वही क्रोमैटिन है, और सारा का सारा फंक्शनल है, इसीलिए वही जीनोफोर या न्यूक्लियोइड। केमिस्ट्री के हिसाब से है क्या, इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सर्कुलर डीएनए है। अगर आप इसको खोल दोगे तो ये सर्कुलर डीएनए बनेगा और डबल स्ट्रैंडेड है, लाइक दिस। इसको उलझा दीजिए, उलझा के आप सेल में डाल दीजिए। जब इसको खोलेंगे तो इसके एंड्स फ्री नहीं होंगे। सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट के अंदर, हमारा लीनियर होता है।
और डबल स्टैंडर्ड तो हमारा भी है, बैक्टीरिया का भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, विदाउट हिस्टोन। हिस्टोन्स प्रोटीन का काम होता है कंडेंसेशन करना, न्यूक्लियोसोम मॉडल आपकी बुक में 12th में दिया है। हिस्टोन नहीं होती, लेकिन हिस्टोन की जगह कुछ और है, विद पॉलीएमीन्स। पॉलीएमीन्स भी प्रोटीन है, बट हिस्टोन अलग प्रोटीन है, पॉलीएमीन्स अलग प्रोटीन है। तो बैक्टीरिया में हिस्टोन ना होकर पॉलीएमीन्स आएगा, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए है लेकिन सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल कैसा है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन विद पॉलीएमीन्स। सिंपल लाइन है। यही बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है, यही बैक्टीरिया का क्रोमैटिन, यही क्रोमोसोम, यही जीनोफोर, यही न्यूक्लियाइड, सबके लिए एक ही आंसर आएगा। ये जेनेटिक मटेरियल हो गया बैक्टीरिया का, जेनेटिक मटेरियल ये कहलाएगा। तो जीनोफोर आपने क्या बताया था, वो फिर से बता दीजिए। जस्ट फिर से बोलो। तो जीनोफोर क्यों कहते हैं? जीनोफोर इसलिए कहते हैं ना कि जैसे हमारा डीएनए होता है, मतलब यूकैरियोट का, तो यूकैरियोट के डीएनए में आपने पढ़ा है ना एक्सॉन इंट्रॉन, पढ़ा है? 12th का याद करके थोड़ा बहुत तो याद होगा ना, कुछ तो याद हो गई ना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इंट्रॉन एक्सॉन डीएनए आरएनए स्प्लाइसिंग करके टॉपिक दिया हुआ है, जहाँ पे आरएनए को कट करते हैं और इंट्रॉन को हटा देते हैं, एक्सॉन को जोड़ के प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूकैरियोट का जीन बनेगा, उसमें इंट्रॉन एक्सॉन यानी कुछ फंक्शनल पार्ट आएगा, कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट आएगा। और जीन की डेफिनेशन क्या है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से? जीन इज द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड। मतलब जो छोटा सा डीएनए का टुकड़ा प्रोटीन बनाता है वो जीन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जीन बेसिकली जो प्रोटीन बना रहा है उसके अंदर कुछ बनाने वाला हिस्सा है, कुछ ऐसा हिस्सा भी आ रहा है बीच में जो नहीं बनाता। तो ऐसे जीन क्या कहलाते हैं? स्प्लिट जीन कहलाते हैं। टुकड़ों में जीन हो गया, पूरा जीन एक साथ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो बीच में से काट काट के अलग किया जाएगा, इंट्रॉन को हटाओगे तब कहीं बनेगा। तो जीन को बियर करने वाला डीएनए नहीं हुआ बेसिकली, क्योंकि उसमें तो ऐसा सेक्शन भी आ रहा है जो काम का नहीं है, जिसे काट दिया जाएगा। लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा इंट्रॉन के बिना है, 100% एक्सॉन्स है। प्रोकैरियोट में इंट्रॉन होते ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो बैक्टीरिया में इंट्रॉन नहीं आएंगे तो यही डीएनए बन गया और यही जीन बन गया। लेकिन यूकैरियोट के लिए ऐसा नहीं होता, यूकैरियोट के लिए डीएनए अलग होता है, जीन अलग होता है, बिकॉज डीएनए को काटते हैं तो हम जीन तक पहुंचते हैं। तो इसलिए इसे जीनोफोर बोल दिया कि जीन को बियर करने वाला स्ट्रक्चर हो गया ये, क्योंकि यहाँ इंट्रॉन है ही नहीं। जितना डीएनए, हमारा डीएनए 98% बेकार होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की लाइन आपने पढ़ी होगी कि लेस देन 2% जो जीन्स हैं उनके स्पेसिफिक फंक्शन हमें पता है। मोर देन 98% हमारा जेनेटिक लोड कहलाता है, बस खाली हम कैरी करते हैं, उसका कुछ काम नहीं है। एटलीस्ट मॉर्फोलॉजिकली एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन को ह्यूमन बनाने के लिए वो 98% वाला डीएनए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। वो हमारा जेनेटिक लोड कहलाता है कि हमारे जीन्स पे लोड है जिसको हम केवल कैरी करते हैं और कुछ नहीं। तो जीनोफोर हमने वर्ड इसलिए यूज किया, हालांकि ये वर्ड आप वहीं पढ़ोगे, मैं आपको यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। और ये मेरे पढ़ाने का भी तरीका है कि जो चीज़ आपको बाद में भी पढ़नी है, आप जब बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया से रिलेटेड आपके 11th 12th में जो भी कुछ जहाँ कहाँ भी दिया हुआ है सब यहीं आप पढ़ें, सो दैट आपको ये याद रहे कि मुझे बैक्टीरिया में मैक्सिमम इतना पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। जबकि एनसीईआरटी में क्या है, बैक्टीरिया का बारे में यहाँ, टैक्सोनॉमी यहाँ, फिर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सेल वाले चैप्टर में है, फिर बैक्टीरिया में अगर नोडुलेशन आप पढ़ते हैं राइजोबियम वाला तो वो आपको लेग्यूमिनस प्लांट के साथ मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ाया जाता है। फिर बैक्टीरिया की जेनेटिक्स आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। फिर बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ते हैं। और जो डिजीज वाला सेक्शन है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अलग है और प्लांट वाली डिजीज प्लांट ब्रीडिंग में दी है। तो एक बैक्टीरिया के रिगार्डिंग आप पूरा बिखरा हुआ है, सब कुछ अलग 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 अलग, इसीलिए तो होते नहीं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता तो एनसीईआरटी से, लेकिन खुद ही नहीं पता होता कि एनसीईआरटी में कौन सी बात कहाँ मिलेगी, क्योंकि सब अलग अलग कर दी गई। तो पर्पस ये होता है पढ़ाने का, मेरा अपना तरीका ये है कि आप बैक्टीरिया से रिलेटेड सारी चीजें समझें। अब क्योंकि आप पास आउट के हैं इसलिए मैं समझा पा रहा हूँ आपको कि आपने ये चीज आगे पढ़नी है या पढ़ी है ऑलरेडी 12th में, आप सिर्फ रिकॉल कर लो, थोड़ा बहुत भी याद आएगा तो काम चल जाएगा।
11th-12th के स्टूडेंट होते तो शायद नहीं पढ़ाता, जीनोफोर नहीं लिखता, क्योंकि उन्होंने तो मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ा नहीं, उन्हें क्या पता कि बाद में क्या पढ़ना है। यही तरीका भी है पढ़ने का, क्योंकि आगे अब जितनी बार भी आएगा तो रिवीजन होगा। आप पढ़ तो चुके हैं, आपको सिर्फ रिकॉल करना होगा कि हाँ सर ने ऐसा कभी पढ़ाया था, और फिर जितनी बार आएगा उतनी बार रिकॉल हो जाएगा, तो रिवीजन तो खुद ही हो जाएगा। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी एक ही पॉइंट में कवर हो जाती है कि बैक्टीरिया का न्यूक्लियस, बैक्टीरिया का क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल, जीन्स या न्यूक्लियोटाइड, सब कुछ एक ही चीज है, जिसको आप इस छोटे से डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी हमने पढ़ा था, दैट इज प्लाज्मिड। इसको आप कई बार मिनी क्रोमोसोम भी कहते हैं, छोटा क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल दिया जाता है। ये वर्ड भी यूज हो जाएंगे। ये भी साइटोप्लाज्मिक इंफ्यूजन्स में आ जाता है कि बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम ऐसा भी है। सर स्क्रीन सब ब्लर ब्लर आ आ रही है। रहा है। वो स्क्रीन इसलिए कि ब्लर लाइट पर गई है, आ गई है, अभी आप 1 मिनट देखो, आपको क्लियर हो जाएगी। अभी ये मोबाइल नेटवर्क पे है, इसको वाईफाई पे जाने पे 1 मिनट तो लगेगा ही। सो प्लाज्मिड या मिनी क्रोमोसोम या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहलाता है। अब बैक्टीरिया में मेन डीएनए तो ये है ही, आपने फिगर तो बनाया था इसी क्लास में, तो ये तो मेन डीएनए हो गया। एक छोटा सा डीएनए अलग भी होता है, तो अलग डीएनए क्यों दिया गया? नेचर है, प्लाज्मिड दिया हुआ है। आप मान सकते हैं 99.9% जीन यहाँ से कवर अप होते हैं, कुछ जीन ऐसे होंगे जो यहाँ प्रेजेंट होंगे, तो इसीलिए ये मेन क्रोमोसोम हो गया, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया। ये मेन डीएनए है तो ये एक्स्ट्रा डीएनए हो गया। इसी एक्स्ट्रा डीएनए को नाम दिया गया है प्लाज्मिड। क्लियर? तो प्लाज्मिड के बारे में भी इंपॉर्टेंट हो गया है ना। नेचर प्लाज्मिड का एग्जैक्टली यही है। प्लाज्मिड कैसा होता है? ये भी डबल स्टैंडर्ड, कैपिटल डी स्मॉल एस लिखा जाता है, ये भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, विदाउट हिस्टोन विद पॉलीएमीन्स। पूरा लिख सकते हैं आप चाहें तो, पूरा भी लिख लीजिएगा, विद पॉलीएमीन्स। तो नेचर तो इसका सेम है, जैसा ये है वैसा ही है, बट अलग क्यों है? क्योंकि कुछ जीन्स ऐसे हैं जो प्लाज्मिड पे होते हैं रादर देन मेन क्रोमोसोम। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लाज्मिड का काम क्या होता है? प्लाज्मिड को आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते ही हैं। आपके जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर बना है, PBR322 का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो यानी कि कुछ जीन वहां भी हैं और बाकी सारे जीन तो मेन क्रोमोसोम पे होते ही। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब वो कौन सा जीन है प्लाज्मिड पे, उसके बेस पे प्लाज्मिड के टाइप बना सकते हैं। जैसे आपको अगर हम टाइप की बात करेंगे तो एक आपको पढ़ाया जाता है आर प्लाज्मिड, पढ़ते हैं? ये वो है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप यूज करते हैं, RDNA टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज करते हैं। आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का जीन है ना, हैविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या फैक्टर, कुछ भी लिख लीजिए। कैपिटल आर इज शो फॉर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए हमने यूज किया। तो अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस को शो कर रहा है कि एक सर्टेन एंटीबायोटिक लेने के बाद भी बैक्टीरिया की डेथ नहीं हो रही, तो इसका मतलब उस एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है। अब रेजिस्टेंट है तो उसके लिए वो काउंटर पार्ट कैसे कर रहा है, उसको काउंटर एक्ट कैसे कर रहा है? तो वो जिस जीन से प्रोडक्ट बना रहा है वो जीन उसके मेन क्रोमोसोम पे ना होके उसके प्लाज्मिड पे होती है। तो ऐसे प्लाज्मिड जिसमें रेजिस्टेंस का जीन होगा वो क्या कहलाएंगे? आर प्लाज्मिड कहलाएंगे। ऐसे ही एफ प्लाज्मिड होते हैं जिसमें फर्टिलिटी का जीन होगा, हैविंग फर्टिलिटी फैक्टर या जीन। इनको यूजुअली एफ पॉजिटिव लिखा जाता है, हैविंग फर्टिलिटी फैक्टर, और अगर नहीं होगा तो एफ नेगेटिव लिख दिया जाता है। तो एफ फॉर फर्टिलिटी,
तो उन्हें उन प्लाज्मिड को क्या बोलेंगे, एफ प्लाज्मिड बोल देंगे। ये कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करते हैं, कॉन्जुगेशन जिसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर किया जाता है। तो आर प्लाज्मिड हो गया, एफ प्लाज्मिड हो गया, ये वर्ड यूज कर लेते हैं। आप एक टीआई प्लाज्मिड पढ़ते हैं, ये भी आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, बायोटेक्नोलॉजी में, हैविंग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। किसमें होता है, कौन सा बैक्टीरिया है? इकोलाई में टीआई प्लाज्मिड नहीं होता। इकोलाई में तो ये आर प्लाज्मिड होता है। टीआई प्लाज्मिड किसमें होता है, बताओ कोई भी। टीआई प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम में, नहीं पढ़ा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। यस सर। यूकैरियोट का जो वेक्टर है, प्रोकैरियोट का वेक्टर होता है बैक्टीरियल प्लाज्मिड, और यूकैरियोट में जो वेक्टर होता है वो टीआई प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। तो अगर आप मान लीजिए एग्रोबैक्टीरियम को यहाँ पढ़ रहे होते तो उसका प्लाज्मिड में ट्यूमर इंड्यूस करने का जीन है, ट्यूमर बनाने वाला जीन है, तो वो जीन उसके मेन क्रोमोसोम पे ना होकर उसके प्लाज्मिड में होगा, तो ऐसा प्लाज्मिड क्या कहलाएगा, टीआई प्लाज्मिड कहलाएगा। और ऐसे बहुत सारे हैं। एक और कभी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में यूज कर लेते हैं हम, आप उसको पढ़ते हैं तो सुपर बग जानते हैं, इसको बोलते हैं डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ये आर्टिफिशियल है, हमने बनाया, हैविंग जीन फॉर डिग्रेडेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ऑयल स्पिल्स कहते हैं। ऑयल स्पिल समझते हैं, जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है, तेल के कुएं समुद्र में होंगे या किसी खाड़ी में होंगे, तो जहां से कच्चा तेल निकालते हैं वहां पे भी तेल की कुछ ना कुछ बूंदें गिर जाती हैं। ऑब्वियस सी बातें गिरेंगी। आप अगर जमीन के नीचे से तेल निकाल रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ऑयल के कुछ डॉट्स या ड्रॉपलेट्स गिरेंगे ही गिरेंगे। ऑयल की टेंडेंसी होती है पानी में मिक्सअप नहीं होगा तो ऑयल की सारी ड्रॉपलेट्स मिलकर एक ऑयल का पैच बना लेती है, एक बड़ा सा ऑयल का पैच बना देंगे, उन्हें ऑयल स्पिल्स कहा जाता है। ये तेल का रिसाव हो गया। तो तेल के रिसाव होने की वजह से क्या होगा, आपको पानी पे तेल तैरता हुआ दिखाई देगा, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जिससे डीजल पेट्रोल बाद में बनाए जाते हैं। तो हमने क्या किया, उस कच्चे तेल को डिग्रेड करने के लिए एक प्लाज्मिड बनाया, इसको नाम दिया डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, और उसको एक बैक्टीरिया में डाला, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। ये कभी एम्स के क्वेश्चन में आया था, अब तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अब तो एम्स का पेपर एनसीईआरटी के साथ होगा। तो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड होता है, और ये ऑयल स्पिल्स को डिग्रेड करने के लिए, बिकॉज अगर मान लीजिए मैरीन इकोसिस्टम है, उसके ऊपर एक ऑयल का पैच आ जाएगा, तो उस ऑयल के पैच के नीचे जो माइक्रोफ्लोरा एंड फना है, प्लांट और एनिमल्स हैं, उनको फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो इकोसिस्टम को बचाने के लिए हम ये काम करते हैं, ऑयल स्पिल्स को डिग्रेड करने के लिए जो हमने बैक्टीरिया बनाया स्यूडोमोनास प्यूटिडा, उसी को हम सुपर बग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। उसका जो प्लाज्मिड है वो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड कहलाता है, क्योंकि वो ऑयल स्पिल के डिग्रेडेशन में यूज होता है। टीआई प्लाज्मिड आपके सिलेबस में है, आर प्लाज्मिड आपके सिलेबस में है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में ये सुपर बग वाला क्वेश्चन पूछा गया था कभी, और एफ प्लाज्मिड आप कॉन्जुगेशन यही पढ़ोगे इसी चैप्टर में, तो आगे आ ही जाएगा। तो जो 4 प्लाज्मिड आपको पढ़ने हैं वो मैंने आपको बता दिए, जिन जीन्स के ये कैरी करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली इनके नाम दे दिए। ये बात हो गई हमारा पूरा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, जितना आपको पढ़ना है वो सारी चीजें इसमें कवर अप हो गई। अब बात करते हैं हमने जो छोड़ा था, दैट इज ग्राम स्टेनिंग। मैंने आपको ग्राम स्टेनिंग पढ़ाया अभी। इस सेल वॉल के बेस पे बैक्टीरिया 2 में डिवाइड होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो बेसिकली ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव क्या है, क्या क्या चेंजेस हैं, तो वो चेंजेस आपको पढ़ने हैं ना। उसमें से भी कुछ ही क्वेश्चन है जो आपको सीधे सीधे, क्योंकि प्रॉपर आपको स्टेनिंग प्रोसीजर तो पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हाँ ऐसा कुछ हमारे काम का है। आने वाले एग्जाम में आप मान के चलिए कि एनसीईआरटी से बाहर
ये क्वेश्चंस आने के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कहीं पे आपको कोई चीज मिल जाए, तो अगर मिल जाती है तो बस उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। जैसे हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं इन ब्रीफ, वो कहलाता है सेल वॉल, या इसको बोलते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंस पैदा करता है इसलिए। यह ग्राम नाम है स्टेनिंग। ये क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी। तो बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए क्रिश्चियन ग्राम ने एक मेथड दिया जिसको हम ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। डिफरेंशियल स्टेन क्यों कर बोलते हैं? डिफरेंशियल स्टेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डिफरेंस क्रिएट करता है। मान लीजिए आपने एक कोई भी गंदा पानी था आपके पास, नदी नाले से कहीं से भी आपने लिया, सैंपल कलेक्ट किया बेसिकली, उसको स्लाइड पे रखा, तो आपको डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स नजर आएंगे। प्रोटोजोअन्स भी होंगे, फंगी भी होंगे, बैक्टीरिया भी होंगे, हो सकता है वायरस भी हो सकता है डस्ट के पार्टिकल भी हो सकता है मिनरल्स के क्रिस्टल्स भी हो, बहुत सारी चीजें होंगी। अब होगा क्या, आपको बेटर रेजोल्यूशन के लिए उसको कलर देना होगा। तो लैब में आप क्या करते हैं, 11th-12th में आपको सेफ्रन दे दिया जाता है, एक रेड कलर की डाई, उससे आप उसको स्टेन कर लीजिए, तो जितने माइक्रोब होंगे वो स्टेन हो जाएंगे। बट माइक्रोब स्टेन होने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया के साथ साथ अगर फंगी हुआ या कोई और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हुआ, प्रोटोजोन हुआ, तो वो भी रेड हो जाएगा। हमें क्या करना है, मुझे सिर्फ उस सैंपल में से केवल बैक्टीरिया को कलर देना है, किसी और को नहीं। तो बैक्टीरिया को कलर देने के लिए, बैक्टीरिया को बाकी से अलग करने के लिए जो टेक्निक डेवलप की वो क्रिश्चियन ग्राम ने की, इसीलिए इसको हम डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को बाकी सबसे अलग करती है। और यहाँ पे जो अलग करने का रीजन है वो क्या होगा, अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हम बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स को कलर दे दें, तो ग्लाइकोकैलिक्स तो एनिमल सेल में भी होता है, सेम कंपोजिशन का होता है। तो एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल दोनों स्टेन हो जाती है, प्लांट सेल अलग हो जाती है, फंगी अलग हो जाती है। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कलर देते तो वो तो हर जगह प्रेजेंट होती है, सब कलर्ड हो जाएंगे। सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में होते ही नहीं, तो आप बैक्टीरिया को अलग कैसे करोगे स्टेन को? तो बैक्टीरिया को हम अलग कैसे कर रहे हैं, सेल वॉल को स्टेन कर रहे हैं। और क्यों सेल वॉल को कर रहे हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन, ये कंपाउंड किसी और सेल वॉल या किसी और जगह पे नहीं होता। किसी और सेल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, केवल बैक्टीरिया में होता है, और वो भी उसकी सेल वॉल में होता है। तो अगर हम पेप्टाइडोग्लाइकन को कलर करेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकन का हम कोई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना दे, कोई कलर्ड कंपाउंड बना दे, तो पेप्टाइडोग्लाइकन बाकी सबसे अलग दिखाई देगा, यानी कि बैक्टीरिया बाकी सबसे अलग हो जाएगा। तो क्रिश्चियन ग्राम ने इस आइडियोलॉजी के साथ कि हमें बैक्टीरिया को बाकी से अलग करना है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को स्टेन कर दिया बाय यूजिंग ए स्टेन, जिसे हम ग्राम स्टेन बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रीफ में आपको समझना है, ये नाम सब याद रखिएगा। जो ग्राम स्टेन है वो याद रखिए, कौन सा, सेफ्रिन नहीं था। ग्राम स्टेन क्या कहलाता है, इसे कहते हैं क्रिस्टल, CRYSTAL, क्रिस्टल वायलेट या जेंशियन वायलेट। क्रिस्टल वायलेट से स्टेन करते हैं, ये डाई है, जैसे आप सेफ्रोनिन डाई पढ़ते हैं या कोई और कलर की डाई पढ़ते हैं, ऐसे ये ब्लू वायलेट कलर की एक डाई है। एक कलरिंग कंपोनेंट है ब्लू वायलेट कलर का, जिसे हम क्रिस्टल वायलेट बोलते हैं। क्रिस्टल वायलेट से स्टेन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को हम ग्राम स्टेन बोल देते हैं। क्रिस्टल वायलेट यूज होगा, आपको बस ये वर्ड याद रखना है। जब आप स्टेन करेंगे तो बैक्टीरिया को, जैसे मैंने अभी लिखा था कि बैक्टीरिया दो कैटेगरी में जाएगा, एक ग्राम पॉजिटिव है, एक ग्राम नेगेटिव है। तो जो कलर को रिटेन करेंगे, कलर करने के बाद रिटेन द कलर, कलर कैसा आएगा, ब्लू वायलेट। तो वो तो कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, विच लूज द कलर।
मतलब वो कलरलेस हो जाएंगे बाद में। आफ्टर डी स्टेनिंग, अगर हम स्टेन को रिमूव कर दें तो कलरलेस हो जाएंगे। यहाँ डी स्टेनिंग करने के बाद भी कलर रहेगा। तो ये से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया कि ग्राम स्टेनिंग करने के बाद जो कलर को रिटेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, और जो लूज कर देते हैं आफ्टर डी स्टेनिंग वो क्या कहलाते हैं। तो जो रिटेन करते हैं वो पॉजिटिव, जो लूज कर देते हैं वो ग्राम निगेटिव। तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव आपको याद रखना है। क्लियर? जो रिटेन करेंगे कलर को वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं, और जो लूज कर देते हैं वो ग्राम निगेटिव कहलाते हैं। क्लियर? पॉजिटिव निगेटिव के डिफरेंसेस क्या क्या है वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, कभी कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको तो। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, ग्राम निगेटिव में क्या है, सारे तो नहीं लेकिन जो इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है। सिर्फ इतना लिखा है एनसीईआरटी ने कि हाँ ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव कुछ होता है। क्यों होता है, ये सेल वॉल की केमिस्ट्री पे बेस है। इस पूरे प्रोसेस में जो ये कलर रिटेन करने का काम है वो कौन कर रहा है, सेल वॉल करती है। और सेल वॉल किसकी थी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, है ना। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड था। पेप्टाइड वर्ड प्रोटीन के लिए, ग्लाइकेन कार्बोहाइड्रेट के लिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ होगा। फिर हमने लिखा था फ्यू अमाइनो एसिड्स नहीं है, अमाइनो एसिड के नाम नहीं लिखे थे। तो जब आप इनकी केमिस्ट्री पे जाएंगे तो इसी बेसिस पे इनको डिफाइन किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव को और ग्राम निगेटिव। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव क्या क्या चीज़ है। जैसे यहाँ केमिस्ट्री में आप जाएंगे तो ग्राम पॉजिटिव कलर को रिटेन करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें प्रोटीन का अमाउंट जो है वो ज्यादा होता है और लिपिड का अमाउंट कम होता है ना। क्रिस्टल वायलेट एक वाटर सॉल्युबल डाई है। अगर मान लीजिए किसी सेल वॉल में लिपिड का कंटेंट ज्यादा होगा तो वाटर सॉल्युबल डाई के साथ वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा, क्योंकि वाटर और लिपिड ये दो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों मिक्सअप नहीं होते। तो वाटर सॉल्युबल डाई को अगर आप लिपिड वाली वॉल के ऊपर डालेंगे तो कलर जाएगा ही नहीं। अगर कलर जा रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर लिपिड का प्रोपोर्शन कम होगा। तो जैसे ग्राम पॉजिटिव को अगर आप देखोगे तो उसमें हाई प्रोटीन है, लो लिपिड कंटेंट है, जबकि ग्राम निगेटिव में लो प्रोटीन है, हाई लिपिड कंटेंट है। और लिपिड्स ज्यादा होंगे तो कलर लूज कर देगा, जैसे डी स्टेन करोगे छूट जाएगा। अगर हाथों पे तेल लगा के आप कलर खेल रहे हैं तो क्या होगा, कलर है तो हाथों पे, लेकिन जैसे ही आप उसमें साबुन लगाएंगे आसानी से हट जाएगा, बिकॉज वो तो लिपिड से मिक्सअप हुआ ही नहीं ना, वो तो आपने जो ऑयल लगाया था अपनी स्किन के ऊपर उसकी वजह से वो हट के चला गया। तो ऐसा ही कुछ आप यहाँ पे समझ सकते हैं। लिपिड कंटेंट ग्राम निगेटिव में ज्यादा है इसलिए कलर को लूज करने की टेंडेंसी इनकी होती है। इनमें लो है, प्रोटीन ज्यादा है इसलिए ये रिटेन करते हैं। ये दोनों पेप्टाइडोग्लाइकेन दोनों जगह है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अमाइनो एसिड फ्यू है बट कौन से कहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एल लाइसिन अमाइनो एसिड है, ये प्रेजेंट है। लाइसिन अमाइनो एसिड है ये तो आप समझते हैं ना, प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे ये एब्सेंट है, पूरा लिख लीजिए चलिए। म्यूरामिक एसिड ये भी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं होता, एब्सेंट है। टिकोइक एसिड कभी एग्जाम में पूछा गया था कि ये किस में प्रेजेंट होता है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है, निगेटिव में नहीं। ये भी यहाँ एब्सेंट है। अब अमाइनो एसिड्स का काम क्या होता है, अमाइनो एसिड में फंक्शनल ग्रुप अमीन या कार्बोक्सिलिक होते हैं, केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, तो उन्हीं की वजह से उनकी प्रॉपर्टी आती है। तो बिकॉज ऑफ दीस अमाइनो एसिड्स यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग ज्यादा होती है। क्रॉस लिंकिंग मतलब फंक्शनल ग्रुप ज्यादा हो गए तो जैसे ही आप डाई डालेंगे वो डाई इन ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करेगी और एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना देगी। क्योंकि रिएक्शन ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इसको हटाया भी नहीं जा सकता। यहाँ ये अमाइनो एसिड्स हैं ही नहीं तो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनने की पॉसिबिलिटी कम हो गई, इसीलिए जो भी बना वो आसानी से यहाँ पे हट गया। हालांकि एक अमाइनो एसिड यहाँ पे भी है, दैट इज डाई अमीनो फिमैलिक एसिड। ये यहाँ प्रेजेंट होगा और ये यहाँ नहीं होता। तो जो हमने लिखा था कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ फ्यू अमाइनो एसिड, तो वो आपको इंपॉर्टेंट है कि
डाई अमीनो फेमैलिक एसिड जो है वो यहाँ आएंगे। तो ये सेल वॉल की केमिस्ट्री के बेस पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दिए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सेल वॉल तो प्रॉपर्टी आएगी, बट सेल वॉल के अलावा भी पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। उन डिफरेंसेस को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मीजोसोम्स को अगर आप देखोगे तो वो यूजुअली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं, मीजोसोम आपको ग्राम नेगेटिव में नहीं मिलेंगे, है ना। मीजोसोम अभी हमने पढ़े थे, यहाँ एब्सेंट यूजुअली मोस्ट ऑफ द केस में, ये बात आएगी। एंटीबायोटिक पहली कौन सी थी? पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक आप पढ़ते हैं पेनिसिलिन का, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। अब पेनिसिलिन का अगर आप देखेंगे तो पेनिसिलिन के लिए ये ससेप्टेबल है, सेंसिटिविटी को शो करते हैं। अगर आप पेनिसिलिन को यूज कर रहे हैं तो उससे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मरते हैं। ग्राम नेगेटिव को मारने के लिए आपको और हाई लेवल की एंटीबायोटिक चाहिए। तो ये पेनिसिलिन सेंसिटिव है, ये पेनिसिलिन इनसेंसिटिव। मतलब पेनिसिलिन अगर आपने लिया है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से अगर कोई डिजीज हो रही है बॉडी में हमारे, और हम सोचे कि पेनिसिलिन ले लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई और एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी जो उस बैक्टीरिया को मार पाए। लेकिन अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से हमारी बॉडी में कोई डिजीज हो रही है और हम पेनिसिलिन ले रहे हैं तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। इट वर्क्स लाइक एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन की पहली एंटीबायोटिक थी तो उसकी सेंसिटिविटी को भी यहाँ से चेक किया गया है ना। पेनिसिलिन सेंसिटिव है, ये इनसेंसिटिव है। ये जर्नली मतलब मोस्ट ऑफ द केस में मोस्टली नॉन पैथोजेनिक होते हैं, मतलब डिजीज कॉज नहीं करते। ये मोस्टली पैथोजेनिक है, डिजीज कॉजिंग। मोस्टली लिखा है, ऑलवेज नहीं लिखा हुआ है ना, एक्सेप्शंस दोनों जगह। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोस्टली डिजीज कॉज करते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोस्टली डिजीज कॉज नहीं करते। तो ये दोनों बातें भी आपको ध्यान में रखनी। तो ये बात हो गई हमारी बैक्टीरिया में सेल वॉल स्टेनिंग का। अगर कोई एक दो क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो गया और बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स जो आप साइज एंड शेप पढ़ रहे थे, मोनेरा में क्या क्या चीजें आती हैं वो सब हमने पढ़ ली। अब हमें देखना है बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन इन ब्रीफ और बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, मतलब मोनेरा में न्यूट्रिशन क्या है और मोनेरा के अंदर रिप्रोडक्शन में क्या है। न्यूट्रिशन इन मोनेरा और बैक्टीरिया कुछ भी लिख सकते हैं। एक ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आया हुआ है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किस किंगडम में होती है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, चार ऑप्शन देखिए। यहाँ से कहा जाए कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहाँ पे है, तो वो मोनेरा में है। जितने भी टाइप का न्यूट्रिशन है वो सब आपको मोनेरा किंगडम के एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा। तो दिस किंगडम हैज या शोज मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। ये याद रखना, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन आपकी जो डाइवर्सिटी है, जो रेंज है, वो यहाँ पे आपको मिलेगी। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है आप जानते ही हैं, दो टाइप का होता है। क्या क्या कहलाता है? एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में तीन ऑप्शंस आते हैं, कौन से होते हैं? पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक, वो तो उसी में ही आ जाएगा, और तीसरा सिम्बायोटिक।
पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो बहुत छोटा सा कुछ है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर सोर्सेस। डेफिनेशन तो समझ ही जाते हैं ना। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है दे प्रिपेयर सर फूड बाय सेपरेट ट्रैफिक पूरा नहीं दिख रहा। दे प्रिपेयर फूड बाय ओन वे, तो ऑटोट्रॉफिक हो गए। एंड दे कांट प्रिपेयर फूड बाय देयर ओन वे, तो हेट्रोट्रॉफिक हो गए। तो इतना मतलब तो आपको पता ही है ना, मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है न्यूट्रिशन किसी और से लेंगे, और ऑटोट्रॉफिक का मतलब है न्यूट्रिशन खुद बना लेंगे, खाना खुद बना लेंगे। अब किसी और से लेंगे, हेट्रोट्रॉफिक हम पहले डिस्कस करते हैं, तो कहाँ से लेंगे? तो या तो वो होस्ट की बॉडी से लेंगे। पैरासिटिज्म आपने पढ़ा है पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, कि होस्ट की बॉडी से लेंगे। तो होस्ट को मार नहीं सकते, क्योंकि जब तक होस्ट जिंदा रहेगा तब तक बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। होस्ट मर गया तो बैक्टीरिया अपने आप मर जाएगा। तो पैरासिटिक वो है जो होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे। अब पैरासिटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल अगर आ जाए, तो जो भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी आप पढ़ते हैं, एक दो प्लांट्स के भी एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो जो भी आप डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, सब एग्जाम्पल में ला सकते हैं। सेप्टोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड मटेरियल है उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी डेड है, उसे मारने का तो कोई मतलब ही नहीं है, बस उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं। जैसे डिकम्पोजिशन के बैक्टीरिया हैं। डिकम्पोजिशन भी आपकी बुक में इकोसिस्टम वाले चैप्टर में दिया हुआ है। जो डिकम्पोजिशन वाले माइक्रोब्स होते हैं, उनमें अगर बैक्टीरिया है तो कैसा होगा? सेप्टोट्रॉफिक होगा। अगर डिजीज कॉज करके उससे न्यूट्रिशन ले रहा है तो बैक्टीरिया कैसा होगा? पैरासिटिक होगा। और कई बार ऐसा भी है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। बैक्टीरिया खाना तो खुद नहीं बना रहा, लेकिन जिससे ले रहा है, जिससे खाना ले रहा है, तो बदले में उसे कुछ करके भी दे रहा है। तो सिम्बायोसिस हो गई, म्यूचुअलिज्म हो गई, बेनिफिशियल टू बोथ हो गया, है ना। ये आप पढ़ते हैं ना, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में दिए हैं, पैरासिटिज्म, सिम्बायोसिस। सेप्टोट्रॉफिक नहीं दिया हुआ है क्योंकि वहां पे दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक मरा हुआ है और एक जिंदा है। तो जिंदा वाला जो है वो मरे हुए से न्यूट्रिशन ले रहा है। डिकम्पोजिशन वाले सेक्शन में इसको दिया है। तो हेट्रोट्रॉफिक को तो यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करना, हमें जो पढ़ना है वो बेसिकली ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। अब ऑटोट्रॉफिक में भी दो अलग अलग ऑप्शन है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है फूड की प्रिपरेशन ये खुद कर सकते हैं। खुद करने के दो ऑप्शन है। एक तो लाइट की एनर्जी को यूज करके फूड प्रिपेयर करना, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और एक कीमोसिंथेसिस भी होती है, केमिकल एनर्जी को यूज करके फूड की प्रिपेयर करना। तो कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, इनको आप लिखोगे ऑटोट्रॉफिक के टर्म्स में, तो एक कहलाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ और एक कहलाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ ना। मतलब बाय यूजिंग सनलाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड, और ये होगा बाय यूजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। मेटाबॉलिक मीन्स केमिकल एनर्जी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय देयर ओन वे। तो लाइट एनर्जी को यूज करके खाना बना रहे हैं, या बॉडी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है उसको यूज करके खाना बना रहे हैं। एनर्जी दोनों जगह चाहिए। तो कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस फिनोमिना आ जाएंगे। या सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। अब जैसे इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के अंदर ये वाला सेक्शन नहीं आएगा, बाकी सब प्रोटिस्टा में भी है। तो मैक्सिमम यही आ रहा है बिकॉज ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो कीमो सिंथेसिस करता होगा, जो मेटाबॉलिक एनर्जी को यूज करके फूड बना सकता होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म केवल बैक्टीरिया ही है। इसीलिए सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन कहाँ प्रेजेंट है डाइवर्सिटी के मामले में? यहाँ कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, फिर उसमें भी, और हेट्रोट्रॉफिक में तो सारे ऑप्शंस हैं ही। बैक्टीरिया मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब कीमो ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ में एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दिया है, वो भी मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, जहां लिखा है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। यहाँ नहीं लिखा हुआ है। अगेन जो भी आप समझा रहा था थोड़ी देर पहले, कि कुछ यहाँ लिखा है, कुछ किसी और चैप्टर में लिखा है, कुछ कहीं और लिखा हुआ है। तो अगर आप मिनरल न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ। तो आप ये नहीं कह सकते कि कीमो ऑटोट्रॉफ तो कहीं दिया ही नहीं मोनेरा में। मोनेरा में नहीं दिया, बट कहीं और दिया हुआ है। तो इसके एग्जाम्पल हम पहले पूरे कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया,
ये आपने पढ़ा था। एक वो है जो अमोनियम आयन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, और एक वो है जो नाइट्राइट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में। एनर्जी दोनों ही जगह रिलीज होती है, और इस एनर्जी को यूज करके वो ये कीमोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो जब आप अमोनियम से नाइट्राइट बनाते हैं तब भी एनर्जी रिलीज होगी, बैक्टीरिया उसको यूज करके फूड की सिंथेसिस कर लेगा। ऐसे नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करते हैं तो भी एनर्जी रिलीज होती है और उसको यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल बता सकते हो? दोनों के अलग अलग हैं। नाइट्रोबैक्टर, पहले वाले में बताओ कौन सा है? नाइट्रोफोकस, हाँ, यहाँ नाइट्रोकॉकस है, और नीचे वाले में नाइट्रोबैक्टर। यहाँ नाइट्रोबैक्टर है। एक एनसीईआरटी में और भी दिया है, वो किसमें दिया है, ऊपर में या नीचे में, और कौन सा है वो? एक नाइट्रोसोमोनास भी दिया है, वो किसमें आएगा, इसमें या इसमें? हाँ हाँ, वो नाइट्रोफोकस के साथ है। नाइट्रोसोमोनास। कम से कम एनसीईआरटी की चीजें याद रखनी है ना आपको। अगर अमोनिया से नाइट्राइट का कन्वर्जन होगा तो बाई 2 नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा तो नाइट्रोबैक्टर। दोनों ही स्टेप पे एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को यूज करके फूड की सिंथेसिस की जा सकती है। सो दीज टू आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया विच कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफ। ये तो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है एग्जाम्पल, जो आपकी बुक में है कीमो ऑटोट्रॉफ का। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में नहीं है, अब मैं लिख सकता हूँ, आयरन बैक्टीरिया होते हैं। जो आयरन को यूज करेंगे वो आयरन बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि आयरन बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे ही आप कह सकते हैं सल्फर बैक्टीरिया है। हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं। इन सब की केमिकल रिएक्शन है, बट अभी मैं उस चीज को लिख नहीं रहा। आयरन बैक्टीरिया बेसिकली फेरस से फेरिक में कन्वर्जन करेंगे और एनर्जी रिलीज होगी, फेरोबैसिलस जैसे होता है। सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया क्या करता है, वो वाटर बनाता है बाय यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो H2 और हाफ O2 मिलकर H2O बनाएंगे, और एग्जाम्पल हाइड्रोजिनोमोनास जैसे बैक्टीरिया है। एटलीस्ट ये तो आपको याद रखना ही रखना है, एनसीईआरटी में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का ये याद रखिए। जहां तक फोटो ऑटोट्रॉफ की बात है, इसको और कंप्लीट कर लीजिए तो ये हो जाएगा। फोटो ऑटोट्रॉफ्स ये यूज करते हैं, यूज सनलाइट, सोलर एनर्जी है ना, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, अब इसलिए ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाएंगे, है ना। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को हम फोटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इनके? 2 एग्जाम्पल है। एक कहलाते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एस लिख दे रहा हूं, एस फॉर सल्फर है, एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। एक तो ये कि जो फोटो ऑटोट्रॉफ है वो सल्फर बैक्टीरिया है। आपको फोटोसिंथेसिस में एक वैन नील का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, याद है? वैन नील ने ये डिस्कवर किया था कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दैट कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो वहां यूज किया था उन्होंने ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को। ये ग्रीन इसलिए क्योंकि इसमें जो पिगमेंट है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता पिगमेंट। और ये पर्पल इसलिए क्योंकि यहाँ जो पिगमेंट है वो बैक्टीरियो परप्यूरिन है। तो बैक्टीरिया के पिगमेंट्स भी क्लोरोफिल नहीं होते, दे आर बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो परप्यूरिन। ग्रीन सल्फर होगा तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा, पर्पल कलर के हिसाब से तो अलग अलग हो ही सकते हैं, सल्फर दोनों में होगा। और जो इधर लिखा है सल्फर बैक्टीरिया, ये बिना पिगमेंट वाला सल्फर बैक्टीरिया है ना। तो बिना पिगमेंट का होगा तो ऑब्वियस सी बात है, लाइट का सनलाइट को कैप्चर करने के लिए पिगमेंट चाहिए ना, लेकिन केमिकल एनर्जी को कैप्चर थोड़ा करना है, वो तो बैक्टीरिया के अंदर ही बन रही है, अंदर ही एनर्जी बन रही है, अंदर ही यूज हो रही है। यहाँ पे एनर्जी आ रही है सनलाइट से,
तो सनलाइट को ट्रैप करने के लिए पिगमेंट चाहिए। प्लांट्स में क्लोरोफिल होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ज़ैंथोफिल होते हैं। बैक्टीरिया में क्या है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, पर्पल सल्फर है तो बैक्टीरियो परक्लोरिन, है ना। ये एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे वैन नील के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे H2O इज नॉट ए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनर। इंस्टेड इसकी जगह होगा क्या बताओ, वाटर की जगह क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनर। तो एक तो ये कि बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन आप लिखते हैं उसमें H2O नहीं आता, CO2 प्लस वाटर इक्वल्स टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऐसा लिखा जाता है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में। लेकिन यहाँ जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे H2O नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, H2S आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा। वाटर का रोल क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। अब यहाँ पे वाटर का रोल, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, H2S, ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे क्या बचेगा, S बचेगा। और ये वही S है जो अभी आपने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में सल्फर के ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो सल्फर के ग्रेन्यूल्स कहाँ से आएंगे, इन्हीं बैक्टीरिया में आएंगे। अभी लिखा था मैंने, सल्फर ग्रेन्यूल्स कहाँ होंगे, सल्फर बैक्टीरिया में। और आए क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड को जब आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करोगे तो जो बचेगा वो S बचेगा, और S अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो सल्फर के ग्रेन्यूल्स बचेंगे और अकॉर्डिंगली वो यूज हो जाते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, इसीलिए आपके चैप्टर का नाम आगे दिया है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस होती तो आपको ये भी पढ़ाया जाता। बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, ये क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और जबकि प्लांट्स में कैसी होगी, ऑक्सीजेनिक होगी, क्योंकि वहां पे वाटर ही यूज होगा रादर देन H2S। यही वैन नील का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने इन जब बैक्टीरिया को यूज किया तो ये देखा कि वाटर की जगह अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर दें तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही। इसका मतलब जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी वो वाटर की वजह से हो रही थी। तो ये दो लाइन आपकी फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से हैं। फिलहाल ये आपको याद रखना ही है कि फोटो ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आते हैं, वो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया यानी मोनेरा का रिप्रोडक्शन, एंड आफ्टर दैट किंगडम प्रोटिस्टा, फंगी। प्रोटिस्टा तो छोटा सा किंगडम है, फंगी में क्लासेस भी आपको पढ़नी है। कोई डाउट किसी को हो? यस सर। ओके, टेस्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन, पीपीपी का कोई डाउट? टेस्ट पेपर में पीपीपी में है तो आप मुझे स्क्रीन शेयर करके पूछ सकते हो, या टेस्ट पेपर में है तो भी स्क्रीन शेयर करके पूछ सकते हो, और नहीं तो टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हो। बताओ क्या डाउट है? तो इसका जो क्वेश्चन था कि विच अमंग द फॉलोइंग फॉलो एक्सटेंसिव ग्रोथ। आपकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, 1 मिनट होल्ड करो बेटा। हाँ बताओ। तो इसका क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग फॉलो एक्सटेंसिव ग्रोथ। तो इसमें स्नो माउंटेन का बैक्टीरिया था और दो और ऑप्शन थे, मतलब वो तो कुछ था नहीं था। तो बैक्टीरिया और स्नो माउंटेन में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। तो एक्सटेंसिव ग्रोथ आपने बताया था एपोप्लाज्मिक सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस में होता है, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, तो मैंने इसको जो है करेक्ट किया था। लेकिन आंसर स्नो माउंटेन में तो परमानेंट नहीं ग्रोथ होगी ना, जो भी अगर स्नो होगी तो वो तो बाद में गल जाएगी, तो वो तो रिवर्सिबल हो गई ना। हाँ, लेकिन वहां पे जो डिपोजिशन हो रहा है ना माउंटेन्स के अकॉर्डिंगली, वो इसी कैटेगरी में तो आएगा। आपको जो मैंने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव ग्रोथ जब पढ़ाया था, तो एक्सटेंसिव ग्रोथ का मतलब है कि डिपोजिशन ऑफ मटेरियल आउटसाइड द प्लाज्मा, है ना। अब पहली चीज ये कि माउंटेन्स या सैंड ड्यून्स कोई भी एग्जांपल आप लेते हैं तो उसमें प्लाज्मा तो कहीं आएगा ही नहीं, तो जो भी ग्रोथ होगी वो एक्सटेंसिव ग्रोथ ही होगी। सर तो बैक्टीरिया में भी तो हो सकता है, तो सेल वॉल होती है, सेल वॉल की ग्रोथ। यस सर।
बैक्टीरिया में तो बैक्टीरिया ऑप्शन दिया है ना उसमें। यस सर। हाँ तो उसमें तो इंट्रिंसिक ग्रोथ भी हो जाएगी ना। तो इसलिए आंसर जो है वो वही कंसिडर किया गया है। मतलब बैक्टीरिया में होती है लेकिन उसमें दोनों ही तो हाँ मोर मतलब क्वेश्चन यही था पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ग्रोथ शोन बाय द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो ग्रोथ अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से हो रही है तो डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स ये है कि ग्रोथ इंट्रिंसिक है। नॉन लिविंग नॉन लिविंग नहीं लिखा था, बस लिखा था कि एक्सटेंसिव ग्रोथ कौन शो कर रहा है, नॉन लिविंग मेंशन नहीं था। नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर यही तो है, मैं पेपर लेके मतलब पेपर में देख रहा हूँ तो उसमें क्वेश्चन नंबर 93 कह रहे थे ना। तो मुझे पता नहीं, मैंने एक्चुअली परसों देखा था। ओके कोई बात नहीं, मैं आप बस चेक करती हूँ। मुझे स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देना ना, तो मैं आपको उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन मेंशन कर दूंगा। तो व्हाट्सएप पे। हाँ ओके सर। ओके। तो बहुत चीज पूछना था कि जो आपने किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था, तो उसमें आपने कहा था कि जब आपने हायरार्की बताया था तो आपने कहा था कि किंगडम के ऊपर कुछ हो नहीं पाएगा, तो फिर यहाँ पे डोमेन से कैसे डिवाइडेड है? हम्म तो तो ये डोमेन पूछना था। कैटेगरी है वो ऑप्शनल है ना एक्चुअली। डोमेन हायरार्की में है तो किंगडम से ऊपर एक कैटेगरी बनाई गई, बट डोमेन को ऑब्लिगेट कैटेगरी का स्टेटस नहीं दिया गया। जब भी कभी हायरार्की का कोई क्वेश्चन होगा कि हायरार्की में कितनी कैटेगरी है या टॉप मोस्ट कैटेगरी कौन सी है या लो कौन सी है, तो आपको उन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। डोमेन का क्वेश्चन होगा तो यही आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज अबव किंगडम या हायर देन किंगडम, तो आंसर आपको डोमेन करना है। अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम होगा तो प्रोबेबली इस लाइन के साथ कुछ बन सकता है क्वेश्चन। अच्छा, तो किंगडम मोनोलॉग में आपने लिखा था कि रिप्रोडक्शन only by asexual means the genetic recombination is also present. यस अच्छा, ठीक है। वो डीएनए टेक्नोलॉजी है ना। हम्म तो मोनेरा तो ये बाद में याद बैक्टीरिया में आया आप अभी। रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी आएंगी। यहाँ पे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मींस से तो हो गई होगा, इसके साथ साथ जो सेक्सुअल मींस है, सेक्सुअल मींस का मतलब यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से लिया गया। मतलब आपको वो अंडरस्टूड करना है कि हम जब भी कभी बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हम बैक्टीरिया के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को स्टडी कर रहे ठीक है। हैं। कुछ चीजें जैसे होता है ना कि हम बाय बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेस तो होता नहीं, तो अगर फिर भी किसी ने कहा कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इट मीन्स कि हम उसके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। इस तरीके से आएगा ना क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आता है। मतलब बायो में एक्चुअली है क्या कि सिंपल लाइन डेड लाइन नहीं है कि इस लाइन का यही आंसर बनेगा। लाइन अलग है, आंसर अलग है, ऑप्शन चेंज कर दो तो आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे कभी एम्स में ये क्वेश्चन आया था, उन्होंने ये लिखा कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ये असर्शन था, और रीजन में लिखा बिकॉज देर इज नो मियोसिस एंड सिनगैमी। और फिर ऑप्शंस वैसे ही होते हैं एम्स के कि ए और आर दोनों सही हैं या गलत हैं, एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि हमें बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है क्योंकि उसमें मियोसिस और सिनगेमी नहीं होती। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और इसके हिसाब से क्या हुआ कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन है जहां लिखा है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और ऑप्शन दिया है ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ऑल। तो आंसर ऑल लगा दिया आपने। तो यानी एक क्वेश्चन के हिसाब से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक क्वेश्चन में कहा गया कि नहीं होता है। लेकिन जब कहा गया कि नहीं होता है तो उसका रीजन दिया गया, नहीं होता है इसलिए सही हुआ क्योंकि मियोसिस और सिनगेमी नहीं होती। और यहाँ पे हो रहा है तो इसका मतलब इसलिए हमने माना क्योंकि 4 ऑप्शन में कोई नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं। तो आप ये कंसिडर करोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इक्विवेलेंट टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो 3 तरीके से होता ही है, इसलिए ऑल ऑफ द आंसर आ गया। दोनों ही एग्जाम के क्वेश्चन है। तो हमें ये समझना होता है कि हम किस टाइम कंसिडर करना है ना, क्या हमारे लिए ज्यादा सही बैठेगा। अगर रीजनिंग के हिसाब से कहेंगे तो बिल्कुल सही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि मियोसिस और सिनगेमी गैमेट का फ्यूजन कुछ नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सही है कि रिकॉम्बिनेशन के 3 तरीके हैं और बैक्टीरिया में तीनों तरीके से रिकॉम्बिनेशन होता है, बट दिस इज पैरेलल टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो ये बातें आ जाती ओके सर। चेंज हो जाता है। सर फ्लैजिला किस चीज की मॉडिफिकेशन थे? क्या बेटा फिर से बोलो। सर फ्लैजिला किस चीज की मॉडिफिकेशन थे? फ्लैजिला सेल कोट में ही आएगा, पूरे सेल कोट में ही आएगा। फ्लैजिला का ओरिजिन एक्चुअली अलग अलग जगह से है, तो हमें उस बात पे नहीं जाना कि फ्लैजिला सेल वॉल से निकलेगा, सेल मेम्ब्रेन से निकलेगा या कैप्सूल स्लाइम लेयर से निकलेगा। मतलब निकलने के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि वो मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में जो जगह होती है वहां से ओरिजिनेट होता है, लेकिन उतना डिटेल में जाना नहीं कि फ्लैजिला एग्जैक्टली सेल कोट में कहाँ से निकलेगा या पिलाई या फिम्बरी का इंसर्शन कहाँ तक हुआ है। तो ये सब उसका बहुत अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है जिससे ये रिवील किया जाता है कि बैक्टीरिया का फ्लैजिला यहाँ से ओरिजिनेट होगा एग्जैक्टली। बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि कैसा होता है और किस चीज़ का बना हुआ है या इस तरीके से करना है। होने को तो मान लीजिए मैं आपको हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और फिर फोटोसिंथेटिक में भी और डिटेल भी है, बट हमें सिर्फ उतना पढ़ना होता है जितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए ये याद करिए कि वो सेल कोट से ओरिजिनेट हुआ। सेल कोट में एग्जैक्टली किस जगह से ओरिजिनेट हुआ, फिलहाल ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा और ना ही हम कभी पूछेंगे आपसे। आप किसी और जगह के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हो सकता है किसी बुक में दे दिया गया, ऐसे होगा नहीं, क्योंकि आपको 11-12 के लेवल पे नहीं मिलेगा। ओके सर। ओके चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। तब हम बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके आगे का कंटेंट जो भी है। बाय। भाई साहब